हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए सेकंड पेपर के क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। 100 एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आए हैं। फिलहाल एमसीक्यूज टाइप है, लेकिन यहाँ पर देखिए हमने ऑप्शन नहीं रखे हैं क्योंकि ऑप्शन लिखने में काफ़ी टाइम लग जाता है और मैं ओरली बताता रहूँगा फिलहाल कैसे ऑप्शन बनाए जा सकते हैं ना, जिसमें ज़रूरत होती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी मैराथन की ओर और टॉप 100 एमसीक्यू चुन चुनकर हमने रखे हैं जो कि आपके लिए रामबाण साबित होंगे, क्योंकि ये आपको सेकंड पेपर का अंतिम वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। जी हाँ, तो पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से देखिए और लोगों से ज़्यादा शेयर कर दीजिए लोगों को। ठीक है, और अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, है ना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्तियों से उतने ही श्रेष्ठ होते हैं जितने जीवित मृतकों से। तो यह कथन किसका है, यहाँ पर पूछा गया है। तो यह कथन किसका है, अरस्तु का है। उन्होंने क्या कहा है, जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं वो अशिक्षित से उतने श्रेष्ठ होते हैं जितने जीवित लोग मृतकों से। मतलब अशिक्षित व्यक्ति को इन्होंने मृतकों की संज्ञा दी है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, अरस्तु यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, करिकुलम शब्द का अर्थ है। तो करिकुलम शब्द का अर्थ क्या है, दौड़ का मैदान या दौड़ का क्षेत्र भी दिया जा सकता है ना। तो फिर है, वुड्स के अनुसार मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं। तो वुड्स के अनुसार मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व क्या हैं, मूल्य हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है, शिक्षार्थी या विद्यार्थी कहा जा सकता है। दोनों यहाँ पर सही होंगे, कुछ भी दिया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, शिक्षा का केंद्र बिंदु। नंबर 5 क्वेश्चन है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है। तो करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा की मानी जाती है, लैटिन भाषा। जो क्यूररे शब्द से करिकुलम बना हुआ है। करिकुलम किससे, ये पूछा जा सकता है, किस शब्द से बना है, क्यूररे। और क्यूररे किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक, तो यहाँ पर शब्द की उत्पत्ति पूछे तो लैटिन भाषा। और एक चीज़ और, सेकंड पेपर का जो लास्ट टॉपिक रह गया था, है ना, कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है और उसके क्वेश्चन हमने इसमें ले लिए हैं, तो परेशान मत होइएगा कि वो चैप्टर नहीं करवाया। फिलहाल मैथमेटिकल उसमें ज़्यादा चीज़ें थी। ठीक है, और कुछ चीज़ें यहाँ पर जो आपकी इजी नोट्स में दिए गए हैं, काफ़ी टफ लेवल के कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं जो कभी पूछे नहीं जाएंगे। हाँ, जो पूछे जाने लायक हैं उनको हमने बता दिया है। और वो सारे वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार जाकर ज़रूर देखें, है ना। देख लिया है तो कोई बात नहीं। और 6 नंबर क्वेश्चन है। और एक बात, हाँ, यहाँ पर जैसे ये 100 एमसीक्यूज हमने लिए हैं, है ना, बेस्ट तरीके से जो मेरे हिसाब से लगा मैंने चुने हैं। अब ये हेल्पफुल हो सकते हैं बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो और लेकिन हाँ, कई लोग समझते हैं कि यही 100 क्वेश्चन हमारे लिए रामबाण साबित हो जाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन आपको अलग से पढ़ना तो पड़ेगा ना। 100 क्वेश्चन ये ज़रूरी है भाई, इसमें आपको कई सारे मिल सकते हैं ना। तो फिलहाल चलिए हम बढ़ेंगे आगे, है ना। मूल्यांकन की व्यापकता के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं। तो अगर मूल्यांकन की व्यापकता की बात करें तो ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और क्रियात्मक क्षेत्र, ये 3 आते हैं मूल्यांकन की व्यापकता में। मतलब मूल्यांकन के क्षेत्र को दिखाया जाता है। इसमें क्वेश्चन अगर बनता है तो ऐसे बनेगा, कौन सा नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर एक फिक्स आंसर नहीं रखा है। और अगर एक आंसर दिया जाएगा तो तीनों में से एक देकर 3 विकल्प आपको अलग से दिए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका ये होता है कि विकल्प में क्या बनेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। शैक्षिक मूल्यांकन व मापन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो शैक्षिक मूल्यांकन और मापन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था आरबी कैटल ने। फिर है, वार्षिक परीक्षा उदाहरण है किसका। अब ऑप्शन में आपको योगात्मक मूल्यांकन दिया जा, भाई ये तो सही है। एक दिया जा सकता है सतत मूल्यांकन, एक गुणात्मक मूल्यांकन, ऐसे से ऑप्शन बन सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए योगात्मक मूल्यांकन लास्ट में किया जाता है।
अगर जो वार्षिक परीक्षा जिसमें संपूर्ण सिलेबस को समाहित किया जाता है वो होता है योगात्मक मूल्यांकन। और सतत मूल्यांकन भी आपके माइंड में कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए। भाई सतत मूल्यांकन में क्या होता है, मतलब बीच बीच में मूल्यांकन होता रहता है, जैसे मंथली टेस्ट है ना, और इंटरनल एग्ज़ाम, और ये सब मतलब होता रहता है। तो वो होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन, और वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में पहले क्या होता था 10th 12th में, मतलब इंटरनल एग्ज़ाम जो अभी 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल वाला रखा गया, ये सब नहीं था, है ना। तो वो कहीं ना कहीं पूरा योगात्मक मूल्यांकन होता था। फिलहाल चलिए हम बढ़ेंगे आगे। शिक्षण प्रक्रिया के कितने चर हैं? तो शिक्षण प्रक्रिया के कितने 3 चर हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से तीनों चर आपको पता होने चाहिए। शिक्षक है ना, और शिक्षार्थी या छात्र भी दिया जा सकता है, या विद्यार्थी है ना। तो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्य वस्तु, ये तीनों चर होते हैं। इनमें क्वेश्चन अगर बनेगा तो नहीं के रूप में ये क्वेश्चन बनेगा, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है। तो यहाँ पर क्या आपसे पूछ सकता है कि स्वतंत्र चर शिक्षक है, ठीक है, जबकि आश्रित चर कौन। अब ये मतलब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं कि 100 क्वेश्चन है तो यही बस एक एक लाइन पढ़ के, अब इससे संबंधित 3 क्वेश्चन यहाँ पर बनाए जा सकते हैं जो मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनते जाइए पूरी बातों को। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर शिक्षक है। आश्रित, जो आश्रित रहता है, दूसरे पर निर्भर रहता है, वो कौन होता है? वो होता है छात्र, है ना। फिर चलिए बढ़ेंगे। एक शिक्षक को अपने विषय के अतिरिक्त अन्य किस विषय का ज्ञान होना चाहिए? तो अपने विषय के अतिरिक्त और किसका ज्ञान? बाल मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत ही आवश्यक होता है एक शिक्षक के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। मूल्यांकन की विशेषताएं। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन ऐसे बनेंगे कि मूल्यांकन की विशेषता निम्नलिखित में से नहीं है। तो आपको मूल्यांकन की विशेषताएं अगर पता है तो जो निगेटिव पॉइंट लगे वही आपका आंसर बनेगा। क्रमबद्धता होनी चाहिए मूल्यांकन में। क्या होनी चाहिए? क्रमबद्धता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विश्वसनीयता, मतलब इनको आप एक बार पढ़ लीजिए, है ना। अब देखिए ये चीज़ें, अब वर्ड क्लियर हुआ। इसके अंदर अगर आपने डिस्क्रिप्टिव पढ़ रखा है तो वर्ड सुन कर ही या देख कर ही आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये मूल्यांकन की विशेषता में आता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। शिक्षण चरों की प्रमुख क्रियाएं हैं। देखिए शिक्षण के 3 चर हैं, वो तो हमने बता ही दिया है ना। अब चरों की 3 प्रमुख क्रियाएं होती हैं। ठीक, एक होता है निदान। भाई शिक्षण के जो चर हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यवस्तु, तो इनमें मुख्य क्रियाएं कितनी हैं? 3 हैं। एक निदान होता है, एक उपचार होता है, एक मूल्यांकन। और यकीन मानिए यहाँ से इन तीनों वर्ड में आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूरे में 100% देखने को मिलेंगे, भले ही वो तरीका अलग हो। ठीक है, जैसे निदान की बात करें तो सबसे पहले अब पूछा जा सकता है शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले निम्नलिखित में से क्या होता है, तो उसमें 4 ऑप्शन बना के दे सकते हैं। जबकि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए निदानात्मक परीक्षण होता है। क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण। और यहाँ से निदानात्मक परीक्षण सबसे पहले है, जैसे डॉक्टर से हमने तुलना की थी, अच्छे से समझाया था। फिलहाल यहाँ पर हम नहीं समझाएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम निकल जाएगा, है ना। तो इतना याद रखें, निदान सबसे पहले होता है। और जो लोग देख चुके हैं जाके मतलब वो समझ रहे होंगे, जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले की वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छे से हमने क्लियर किया है। तो निदान आपको पता ही है। उसके बाद क्या किया जाता है? उपचार। इसका सीक्वेंस पूछा जा सकता है नंबरिंग करने के लिए, है ना, 1 2 3 करके, कि आप इसको क्रमागत लगाइए, है ना। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछें और 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे इस टॉपिक के। मतलब ये जो निदान, उपचार और मूल्यांकन, ये तीनों जो वर्ड हैं आपको दिमाग में बैठा लेना है कि निदान सबसे पहले होता है, निदानात्मक परीक्षण होता है, फिर उपचारात्मक शिक्षण होता है,
और बाद में बालक ने कितना सीखा, क्या सीखा, उसके लिए किया जाता है मूल्यांकन। तो चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। विद्यालय व्यवस्था का मूल आधार है, तो मूल आधार किसे माना जाता है? पाठ्यचर्या। यहाँ पर ऑप्शन में आपको शिक्षक, शिक्षार्थी, विद्यालय ऐसे ऑप्शन बना के दिए जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम निर्माण के क्या सिद्धांत हैं, मतलब किस पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना आवश्यक है, क्या उसके रूल हैं, मतलब उनको फॉलो करना। तो रुचि का सिद्धांत, अब ये सिद्धांत में नहीं के, ऐसे क्वेश्चन में नहीं के रूप में ही पूछेगा, 100% नहीं के रूप में, कि क्या पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। तो नहीं के रूप में भाई अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने लिख दी हैं, इसलिए कि आप इसको एक नज़र में देख लें, ठीक है। ऐसे क्या होगा भाई, इससे हम 7 यहाँ पर है 7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, है ना, लेकिन आपको कम, मतलब जिससे कहते नहीं गागर में सागर भरना, वो करना है। तो रुचि का सिद्धांत, लचीलापन होना चाहिए पाठ्यक्रम, आवश्यकता का सिद्धांत मतलब बालक की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए पाठ्यक्रम, और क्या है, तत्परता का सिद्धांत मतलब ऐसा पाठ्यक्रम हो जिसे बालक तत्पर हो और उसे सीखने के लिए तत्पर हो जाएं। उपयोगी होना चाहिए। परिपक्वता का सिद्धांत मतलब जितना बालक परिपक्व है उसी के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। वास्तविक जीवन से जोड़ने का भी सिद्धांत है, मतलब ऐसी चीज़ें पाठ्यक्रम में शामिल हों जो वास्तविक जीवन से हमें जोड़ें, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। यहाँ हमने मेन पॉइंट लिखे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, शिक्षा संपूर्ण समाज की प्रक्रिया है या क्रिया है, संपूर्ण समाज की क्रिया है, यह कथन संबंधित है। तो यह कथन किसका है? ओटावे से, ठीक है। अब क्वेश्चन किसी भी, आपको बस इतना याद रखना है कि ये ओटावे का है। शिक्षा जो है संपूर्ण समाज की क्रिया, मतलब पूरे समाज में होने वाली क्रिया है। शिक्षण है क्या है? एक अंतः क्रिया है ना, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच क्या होता है? अंतः क्रिया, इंटरैक्शन होता है। नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया में आश्रित चर है। आश्रित चर को हमने बताया था क्या होता है? छात्र, ठीक है। और स्वतंत्र चर कौन होता है? शिक्षक होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, प्रभावशाली शिक्षण हेतु शिक्षक सर्वप्रथम कौन सा कार्य करता है? भाई शिक्षक को चाहिए कि वो अपने शिक्षण को हर दृष्टि से प्रभावशाली बनाने की कोशिश करे, लेकिन अगर किसी भी शिक्षक को अपना शिक्षण प्रभावशाली बनाना है तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? निदानात्मक परीक्षण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना चाहिए? निदानात्मक परीक्षण करना चाहिए। अगला है क्वेश्चन, पाठ्यक्रम को वास्तविक कार्यात्मक रूप प्रदान कहाँ पर होता है ना। जो पाठ्यक्रम को है वास्तविक कार्यात्मक रूप कहाँ? कक्षा में प्रदान होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत रूप से छात्रों एवं उनकी समस्याओं को समझने, उन पर ध्यान देने का कार्य कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? व्यक्तिगत रूप से अध्यापक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का पाठ्यक्रम पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है? तो जो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है वो पूर्णतः क्या है? मनोवैज्ञानिक है। चलिए अब यहाँ पर ऑप्शन कैसे दिए जा सकते हैं? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम तो ये है ही, एक विषय केंद्रित पाठ्यक्रम दिया जा सकता है ना, ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए जा सकते हैं, और क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पाठ्यक्रम रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है? तो रटने की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा देने का कार्य विषय केंद्रित पाठ्यक्रम करता है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन क्या होंगे? बाल केंद्रित मिलेगा, क्रिया केंद्रित, है ना, ये सब ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 24। समझ में आ रहा है तो एक बार यस कर दीजिए, है ना, कि समझ में आ रहा है, ठीक है, या कैसे और तरीका बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के प्रणेता। तो जो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम है उसके प्रणेता हैं जॉन डीवी, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शिक्षक अनिवार्य रूप से किसका शिक्षक होता है? सामान्य नैतिक आचरण का, मतलब अनिवार्य रूप से ये इसका शिक्षक तो उसे होना ही चाहिए या होता ही है। सामान्य नैतिक आचरण, क्योंकि ये एक मतलब ऐसा कंसेप्ट है जो उसको सीखना नहीं पड़ता बल्कि उसके अंदर गुण होने ही चाहिए। तो अगर शिक्षक है तो ऐसे गुण उसके अंदर या नैतिक जो आचरण है ये सामान्य बात होनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अध्यापक किसके रूप में कार्य करता है? तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो अध्यापक है वो किसके? पथ प्रदर्शक रूप में कार्य करता है। पथ का क्या करता है? प्रदर्शक, मतलब वो हमें रास्ता दिखाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के प्रकार। तो पाठ्यक्रम के प्रकार कौन कौन से हैं? ये 3 आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और भी हैं लेकिन आपके पाठ्यक्रम में जो है ये 3 मतलब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो रखे गए हैं। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम और क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। फिर है करके सीखना, ये कथन पूछा जाता है, करके सीखना है ना, लर्निंग बाय डूइंग। तो ये किसने दिया था? कॉमेनियस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को एक प्राकृतिक क्रिया तथा प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा या शिक्षिका किसने माना है? मतलब प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका किसने? रूसो ने माना है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा एक बार जरूर देख लेना, भले ही आप थोड़ा सा कट कट करके देखें, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनको जरूर देख लीजिए। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का सिद्धांत किस विचारधारा की उपज है? तो जो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है वो किसकी उपज है? प्रयोजनवादी। ठीक है, और सबसे आधुनिक धारणा अगर हम बात करें तो यही बनता है, कौन? प्रयोजनवादी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, बुनियादी शिक्षण की मुख्य विशेषताएं। अब देखिए आंसर हमने क्यों नहीं लिखा, ये तो आपको खुद पढ़ना ही चाहिए। जो बुनियादी शिक्षण है ना, गांधी जी के द्वारा दी गई थी, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ना, कि क्रिया केंद्रित, जैसे एक मुख्य विशेषता है क्या, ये क्रिया केंद्रित थी है ना, और बच्चे को मातृभाषा में जो है सिखाया जाए। तो ये सब मतलब इसकी विशेषताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इनमें से एक विशेषता 100% आपको देखने को मिलेगी आपके एग्जाम में। ठीक है, और हाँ, अगर जब वो आपका पेपर होगा अच्छे से पेपर दीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। और अगर किसी से हो सके तो हमें पेपर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना, और उस पर आप पेपर की PDF बना के सेंड कर सकते हैं, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझाया गया कितना आपके लिए उपयोगी हुआ है। और रही बात यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ मैं लगातार बताता आ रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उससे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। फिलहाल चलिए हम बढ़ेंगे आगे। बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? तो कौन सा? जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, मौलिक अधिकार है ना, वो लगाता है। कौन से आर्टिकल में है? 23 और 24। ठीक है, ये 2 आर्टिकल हैं शोषण के विरुद्ध से संबंधित अधिकार से। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का। देखिए यहाँ पर आप 1 से 2 मतलब 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे इस टॉपिक से, मतलब जो आपके मूल्य हैं ना, संवैधानिक मूल्य, जिसमें आपके मौलिक अधिकार का टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे क्वेश्चन हमने 6-7 क्वेश्चन रखे हैं चुने हुए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अब जैसे ऊपर हमने बता दिया शोषण के विरुद्ध अधिकार, अब क्या हमने बताया? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किससे संबंधित है? अनुच्छेद 25 से 28 तक। किससे? अनुच्छेद 25 से 28 तक है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के प्रणेता कौन है? जॉन डेवी। शायद रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ऊपर हमने बता दिया है। फिलॉसफी शब्द का अर्थ है, फिलॉसफी शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञान के लिए प्रेम। किस क्या अर्थ है इसका? ज्ञान के लिए प्रेम। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में कितने? 6 मौलिक अधिकार हैं। सारे मौलिक अधिकार आपको पता होने चाहिए। कौन सा है? इक्वलिटी है ना, राइट टू इक्वलिटी, मतलब समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ये देखिए नीचे हमने आपको एक एक करके लिखे भी हैं, चलिए यही देख लेंगे है ना, इससे ये भी क्लियर होते चले जाएंगे।
अब अनुच्छेद यहाँ पर देखिए, मौलिक अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद आपके 12 से 35 तक हैं, लेकिन जो आपको याद रखने हैं, अगर पूछे मौलिक अधिकार के अनुच्छेद तो 12 से 35 आपको याद रखने हैं, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट है अगर उसके अंदर से क्वेश्चन पूछेगा तो 14 से आपके 32 जो ये बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको याद रखना है। चलिए देख लेते हैं एक बार। समानता का अधिकार 14 से 18। ठीक है, समानता का क्या अधिकार है? 14 से 18। देखिए, समानता का अधिकार 14 से 18, ये आपको याद रखना है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, कहाँ से कहाँ तक होता है? 19 से 22। ये जो अनुच्छेद हैं स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार हम बता ही चुके हैं, अनुच्छेद 23, 24। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार 29, 30। ठीक है, शिक्षा से संबंधित है तो इम्पोर्टेंट ये वाला ज़्यादा रहेगा आपके लिए। फिर है संवैधानिक संरक्षण का अधिकार आपका 32। अब इसमें एक एक पॉइंट समझते जाइए। अगर कहीं पर क्वेश्चन घुमाया के पूछा जा सकता है समानता की बात करें तो इसी अनुच्छेदों में से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, बाकी 3 ऑप्शन आपको इसके बीच से अलग कहीं मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका इतना डीपली पेपर नहीं बनेगा कि उसी से चारों आर्टिकल मिल जाएं। जैसे अगर मान लीजिए पूछा कि शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, यहाँ पर क्या है? शिक्षा, और हाँ एक बीच में छूटा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 25 से 28। क्यों उसको छोड़ा? क्योंकि उसको हम ऊपर बता चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा। क्योंकि आप ऐसे कहते कि बार बार मतलब उसी क्वेश्चन को संख्या बढ़ाने के लिए हमने लिखा, तो ऐसा हम करने से बच रहे हैं, इसीलिए हमने नहीं लिखा है यहाँ पर, क्योंकि ऊपर हम बता चुके हैं। समानता का 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, और जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 है। शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 में है। ठीक है, और फिर संवैधानिक संरक्षण 32। अब बचा 31 में, 31 कहाँ गया? 31 को ध्यान से समझिए। पहले 31 में संपत्ति का अधिकार था। किसका अधिकार था? संपत्ति का अधिकार था, जो बाद में मौलिक श्रेणी से है, मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा के किस में कर दिया गया था? आपका कानूनी अधिकार में कर दिया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। और अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? हम आपको बता चुके हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको जो है संविधान की आत्मा कहा है। क्यों? क्योंकि ये संवैधानिक संरक्षण का अधिकार है। मतलब अगर आपका जो मौलिक अधिकार हैं उनमें से किसी भी अधिकार का हनन हो रहा है या हनन किया जा रहा है तो आप कहाँ पर? कोर्ट में जा सकते हैं इस आर्टिकल का प्रयोग करके कि हमारे इस अधिकार का क्या हनन हो रहा है। ठीक है, इसमें अपील कर सकते हैं। फिर चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से कब हटाया गया था? तो ये जो पहले क्या था? मौलिक अधिकार था, बाद में इसे हटा दिया गया, इसको कानूनी अधिकार घोषित किया गया था। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978। देखिए, अगर आपके संशोधन से क्वेश्चन बनेंगे तो 2 जगह से बनेंगे। ठीक है, एक आपका बन सकता है जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब 1976 में हुआ था। दूसरा ये हम बता ही रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है 42वां। ठीक है, और इसके अलावा 86वां भी बन सकता है, 86वां संविधान संशोधन, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 51 का में वर्णित है। देखिए, ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये बाद में जोड़े गए। ठीक है, और इसी वजह से 51 का वाला पार्ट जोड़ा गया, और उसी में किसको जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य। अगर आपसे पूछे वर्तमान समय में कितने मूल कर्तव्य हैं? मौलिक अधिकार 6, लेकिन मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे तो कितने हैं? 11 हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया था। तो जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया था, किस आर्टिकल में किया गया था? जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान जो अनिवार्य रूप से था तो वो किसमें? अनुच्छेद 45।
ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है, तो आपके ऑप्शन में क्या बनाएगा, प्राथमिक शिक्षा के प्रावधान से, माध्यमिक शिक्षा के प्रावधान से, है ना, ऐसे ऐसे ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 45 है, शिक्षा को समवर्ती, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा को समवर्ती सूची में कब रखा गया था, तो समवर्ती सूची में कब रखा गया था, 1976 में रखा गया था इसको, ठीक है, जो 42वां संवैधानिक संशोधन था उसमें, ठीक है, रखा गया था शिक्षा को समवर्ती। पहले किसमें था, राज्य सूची से संबंधित था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 46, पाठ्यक्रम विकास का कौन सा प्रतिमान सबसे अच्छा है, तो जो मॉडल हैं, है ना, पाठ्यक्रम के, उनमें जो टेलर प्रतिमान है वो सबसे अच्छा माना जाता है। व्यवहार में किसे महत्व नहीं दिया, पाठ्यक्रम में किसे महत्व नहीं दिया जाता, व्यवहार को महत्व नहीं दिया जाता। फिर है अदा प्रक्रिया प्रदा किस प्रतिमान के प्रमुख पक्ष हैं, अदा प्रक्रिया प्रदा, जिसे इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट कहा जाता है, तो ये किस प्रतिमान से संबंधित हैं, सरण प्रतिमान से संबंधित हैं। नेक्स्ट है जमीनी प्रतिमान के गुण, सबसे इंपॉर्टेंट है जमीनी प्रतिमान, ग्रॉस रूट मॉडल, ठीक है, सही कहते हैं। तो व्यापक प्रतिमान है, बहुत ही ज़्यादा, इसके गुण हमने इसलिए लिख दिए क्योंकि इसमें से कोई भी गुण पूछा जा सकता है और नहीं के रूप में भी इसके आंसर बन सकते हैं, है ना। तो ये व्यापक प्रतिमान है, बाल केंद्रित है और इसीलिए इम्पॉर्टेंट भी है। विशेष समस्याओं का समाधान इसमें है और लोकतांत्रिक भी है और निम्न से उच्च की ओर इसकी शिक्षण विधि होती है। निम्न से मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाता है ये प्रतिमान, ये मॉडल, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है पाठ्यक्रम का सबसे प्रसिद्ध प्रतिमान। अब सबसे प्रसिद्ध की बात करें तो आपका कौन सा है, प्रशासनिक प्रतिमान है, और यहाँ पर क्या पूछा गया था, सबसे अच्छा, तो अच्छा टेलर प्रतिमान है। प्रसिद्ध फेमस कौन सा है आपका, प्रशासनिक प्रतिमान, जो कि उच्च कक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ना कि प्राथमिक कक्षा के लिए। फिर है शैक्षिक तकनीकी का शिक्षण मशीन के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो जो शैक्षिक तकनीकी, अब इसमें से एक मतलब आपके 2-3 क्वेश्चन तो 100% आने हैं शैक्षिक तकनीकी से, ठीक है। अब उसमें कोई भी टेक्निकल मतलब ईमेल वगैरह भेजने वाला रिसीवर, मतलब सेंडर होता है ना, प्राप्त करने वाला क्या होता है, रिसीवर, तो ये सब तो नॉर्मल बात है। और बहुत से देखिए जो इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी होते हैं, जो जनरल लाइफ से आपके जुड़े होते हैं, वो क्वेश्चन हमने यहाँ पर नहीं रखे हैं। क्यों, क्योंकि उनका रखने का, यहाँ गिनती बढ़ाने का कोई मतलब नहीं कि हमने भाई 100 क्वेश्चन इतनी जल्दी करवा दिए। तो मेरा टारगेट ये नहीं कि आप वो क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, फिलहाल इसमें आपको कुछ ईजी भी लग रहे होंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इम्पॉर्टेंट की दृष्टि से देखें, है ना, वो चीज़। तो सिडनी एल प्रेशे, इन्होंने शैक्षिक तकनीकी का शिक्षण मशीन के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया। अब देखिए शैक्षिक तकनीकी में बहुत सी सामग्रियां आती हैं, है ना, हार्डवेयर से संबंधित हैं, सॉफ्टवेयर, तो कंप्यूटर में जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट्स होते हैं, पूछे जा सकते हैं, इनपुट डिवाइस कौन सी, आउटपुट, मतलब इससे रिलेटेड ये आ जाते हैं कहीं ना कहीं चीज़ें, है ना। और शिक्षण की प्रक्रियाएं और सहायक सामग्री, तो ये सब कौन सी दृश्य है, कौन सी श्रव्य है, तो ये तो सब नॉर्मल बात है कि जिससे सुना जा सकता है वो श्रव्य सामग्री है और जिससे देखा जा सकता है वो दृश्य सामग्री है ना। तो ये चीज़ें होती हैं दृश्य श्रव्य और श्रव्य दृश्य, जो एक ही में कॉम्बिनेशन दोनों का होता है। जैसे टीवी होता है ना, टीवी है, कंप्यूटर है, तो ये सब क्या है, कॉम्बिनेशन वाली चीज़ें हैं, मतलब श्रव्य दृश्य दोनों होती हैं। तो इन सब चीज़ों को बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है ज्ञान के व्यवहार में विनियोग ही शैक्षिक तकनीकी है। अब शैक्षिक तकनीकी की यहाँ पर परिभाषा दी गई है, ज्ञान के व्यवहार में विनियोग ही शैक्षिक तकनीकी है, E.M. बूटर का ये कथन है। फिर है परंपरागत पाठ्यक्रम है। परंपरागत का मतलब समझिए पहले, परंपरागत जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, तो इसमें क्या है, ये पाठ्यक्रम क्या है,
विषय केंद्रित पाठ्यक्रम है। जबकि आधुनिक काल में कौन सा, मतलब प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पर फोकस किया जाता है। ठीक है, जबकि ये परंपरागत पाठ्यक्रम है, कैसा है, विषय केंद्रित। इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम किस प्रकार का पाठ्यक्रम है। तो ऑप्शन में आपको परंपरागत दिया जा सकता है, और भी जो नहीं होंगे वो भी दिए जा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है भाई, क्योंकि एक क्वेश्चन को घुमा के 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है। क्योंकि इसमें मतलब इसमें केंद्र का विषय क्या होता है, इसमें विषय, जो विषय पढ़ाया जाता है उसे केंद्र माना जाता है। जबकि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में किसे, बालक को केंद्रित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण प्रारूप के जन्मदाता। तो जो संप्रेषण प्रारूप है इसके जन्मदाता कौन है, स्मिथ जी हैं। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में अदा, जिसे इनपुट कहते हैं, प्रक्रिया जिसे प्रोसेसिंग कहते हैं, प्रदा जिसे आउटपुट, में किसने बांटा। मतलब शैक्षिक तकनीकी को 3 भागों में बांटा है किसने, ये बांटा है वॉक्सी सामामाटो ने। ठीक है, अब 3 भाग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग। ओके, नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक शिक्षण के समर्थक। तो कौन थे, गेज थे, प्रजातांत्रिक। ठीक है, फिर है 57 नंबर शिक्षण सूत्रों का प्रतिपादन किसने किया। तो जो शिक्षण सूत्र हैं वेरी इंपॉर्टेंट है फिलहाल, है ना। तो यहाँ पर जो शिक्षण सूत्रों की बात करें तो स्पेंसर ने इनका प्रतिपादन किया था। फिर है उपचार का अर्थ क्या है। अब देखिए उपचार का अर्थ, पहले निदान, फिर आपका उपचार, फिर आपका नहीं मतलब आप करेंगे बच्चों का, ठीक है, जब आप शिक्षक बनेंगे। उसके बाद क्या होता है, मूल्यांकन। तो उपचार का अर्थ क्या होता है, इसमें अर्थ ये है कि छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना। भाई निदान में छात्रों की कठिनाइयों को जानने के लिए टारगेट रखा जाता है, और अगर उपचार की बात करें तो उन्हीं कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो ये है उपचारात्मक शिक्षण या उपचार का अर्थ। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, शिक्षण के स्तर कितने होते हैं। तो इनको ध्यान से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट हैं। शिक्षण के स्तर ज्ञान स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर, ये 3 स्तर हैं। अब इनका स्तर देखिए, कंसेप्ट समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन कभी भूलेंगे ही नहीं। कैसे, ज्ञान स्तर में वैसे हम इसके बारे में बता चुके हैं। ठीक है, तो ज्ञान स्तर जो होता है वो प्राइमरी लेवल पर होता है। जब बच्चे को शुरुआत में शिक्षा दी जाती है तो आपने देखा होगा क से उसको कबूतर ही क्यों सिखाया जाता है। ठीक है, क्यों उसको जो है क से कबूतर सिखाया जाता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान का भंडार करना है। ठीक है, मतलब और फिर उसको पूरा अल्फ़ाबेट रटाया जाता है ना, उसको पहाड़ा रटाया जाता है। मतलब बच्चा वही चीज़ कर पाता है जो चीज़ें वो रट ले, क्योंकि उसमें इतनी समझ ही नहीं होती, इसलिए वो रटने के पीछे भागता है। तो वो ज्ञान को एकत्रित करता है। ठीक है, फिर है ज्ञान, इसे देखिए ज्ञान को और भी दूसरा नाम है स्मृति स्तर। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल ज्ञान स्तर हम ना रख के स्मृति स्तर करेंगे, ये ज़्यादा फेमस वर्ड है स्मृति स्तर। क्यों, क्योंकि स्मृति पर आधारित है, मतलब उसकी याददाश्त पर आधारित है। ठीक है, ज्ञान यहाँ कट कर दीजिए। तो स्मृति स्तर है पहला। ठीक है, और दूसरा क्या है, बोध स्तर। बोध मतलब ये माध्यमिक लेवल से स्टार्ट होता है, जिसमें क्या होता है, बालक समझ कर चीज़ों को वही देखता है, याद तो करने वाली चीज़ें वो याद करता है, प्लस जो है वो चिंतन मतलब बोध समझने पर ज़्यादा फोकस करता है। और अगर चिंतन की बात करें तो हायर लेवल में होता है चिंतन, क्योंकि उसमें क्या होता है, चिंतन की प्रवृत्ति, कोई भी चीज़ हम चिंतन के आधार पर देखते हैं। ठीक है, तो ज्ञान या स्मृति स्तर, बोध स्तर, स्मृति आप याद रखिएगा। ठीक है, स्मृति, बोध और चिंतन, और किसने किसने ये स्तर दिए हैं ये भी हमने आपको बताया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक सार्थक पाठ्यक्रम को किसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। जो सार्थक पाठ्यक्रम होता है उसे समाज के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयी पाठ्यक्रम की रचना की गई। तो जो विद्यालय पाठ्यक्रम है उसकी रचना कब करी गई थी, 1988 में, 1986 की शिक्षा नीति थी उसके बाद। 62 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्यपुस्तक ज्ञान,
आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। यह कथन है हेरोलिकर का। ठीक है, यह कथन किसका है? हेरोलिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल साहित्य के उद्देश्य हैं। तो जो बाल साहित्य है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं? पाठ्य पुस्तक के प्रकार, यहाँ पर बाल साहित्य के उद्देश्य क्या है, मतलब ये आपको हमने नहीं लिखा है, ये आपको पता होने चाहिए। मतलब आप ये कई सारे हैं, तो यहाँ पर फिलहाल हमने नहीं लिखा ना कि बालकों में मनोरंजन मतलब उत्पन्न करना है ना, उनमें ज्ञान की वृद्धि करना है ना, ये सब चीज़ें होती हैं बाल साहित्य का उद्देश्य। जो बाल साहित्य बच्चे पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं ना, उससे उनका मनोरंजन भी होता है ना, उनमें सोचने समझने की शक्ति भी थोड़ी सी बढ़ती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इनके उद्देश्य होते हैं, इस वजह से इनको रखा जाता है पाठ्यक्रम में। पाठ्य वस्तु, पाठ्य पुस्तक के प्रकार। तो पाठ्य पुस्तक के प्रकार कितने हैं? पहला ऑप्शन है, यहाँ ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मतलब ये प्रकार हमने लिख दिए हैं, ऑप्शन नहीं है। तो पाठ्य पुस्तक 3 प्रकार की होती हैं, हमने आपको पहले ही बता चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक सामान्य पाठ्य पुस्तकें होती हैं, एक संदर्भ पाठ्य पुस्तकें होती हैं और पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकें होती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। पाठ्यक्रम का आधार। अब देखिए ये जो क्वेश्चन था 64, जो पाठ्यक्रम पर वही 3 पुस्तकें, तो इनका कंसेप्ट क्लियर करते चलते हैं। पाठ्यक्रम पर आधारित मतलब जैसे आप बालक क्या होता है भाई, उसको एक निश्चित पाठ्य वस्तु मिलती है, उसमें इंडेक्स शुरू में बना होता है, क्या क्या पढ़ना है, तो वो सब होता है पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तक। ठीक है, उसमें एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, अलग की चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक, मान लीजिए जैसे आपकी बुक होती है तो वो पाठ्यक्रम पर ही आधारित होती है। सामान्य पाठ्य पुस्तकें वो कोई भी सामान्य हो सकती है, उसमें कोई भी जानकारी। संदर्भ पाठ्य पुस्तक में क्या होता है, इसमें किसी चीज़ को संदर्भित किया जाता है, मतलब सूचनाओं को कलेक्ट करके जो है दिया जाता है कोई खास तरीके की, जिनकी, और अगर हम देखें शिक्षक की दृष्टिकोण से तो ये पुस्तकें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उसको एक संदर्भ मिलता है और उससे काफ़ी चीज़ें जो है मतलब वो प्रयोग कर सकता है अपनी सहायता करने में। ठीक, वो मतलब इस किताब से शिक्षक खुद की सहायता करता है कई चीज़ों को क्लियर करने में, वो समझ गए होंगे ना आप लोग, संदर्भ पुस्तकें। चलिए आगे बढ़ेंगे। पाठ्यक्रम का आधार। तो देखिए पाठ्यक्रम के जो आधार हैं, दार्शनिक आधार हैं, है ना, सामाजिक आधार हैं और मनोवैज्ञानिक आधार हैं। तो ये 3 ऑप्शन में दिए जाएंगे। उसके अलावा एक पूछेगा कौन जो है पाठ्यक्रम का आधार नहीं है ना, तो नहीं के रूप में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। NCERT, इससे याद आया SCERT, इन दोनों की फुल फॉर्म फिलहाल ये आपको अदर पेपर में भी काम आएगी ना, तो इनकी फुल फॉर्म आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, है ना। इनकी स्थापना कब हुई, फिलहाल ये दूसरे पेपर में आपके था। ठीक, तो NCERT की कितने जीवन मूल्यों का उल्लेख किया, यहाँ के नहीं होगा, है ना। तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग, तो यहाँ पर इसके कितने जीवन मूल्य का उल्लेख है? 83, ये आपको याद रखना है। ठीक, आपको 83 मूल्यों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन की नवीनतम एवं आधुनिक पद्धति है। तो जो मूल्यांकन की नवीनतम और आधुनिक पद्धति वो कैसी है, मतलब प्रेजेंट टाइम में मूल्यांकन अगर देखें तो कैसा चलाया जा रहा है, कैसा चलना चाहिए, वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति होती है जो चलती रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नई दिल्ली में कब मुक्त विद्यालय की स्थापना की। मतलब CBSE ने, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो नई दिल्ली में, देखिए यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, एक विद्यालय था मुक्त विद्यालय और विश्वविद्यालय। तो यहाँ जो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ये विश्वविद्यालय की बात नहीं हो रही है, ये विद्यालय की बात हो रही है। मुक्त विद्यालय कब हुआ था? 1979 में। ठीक है, इसमें दिल्ली में स्थापित किया गया था 1979। फिर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, जिसे क्या कहते हैं? इग्नू कहते हैं ना, शॉर्ट में भी आपका पूछा जा सकता है। इग्नू,
इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1985 ईस्वी में दिल्ली में करी गई थी। ठीक है, तो कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद। अब देखिए यहाँ पर राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, पहली बात कहाँ पर है? इलाहाबाद यूपी में है। तो ये क्वेश्चन सीधे बन सकता है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। फिर है कोठारी शिक्षा आयोग गठित। देखिए गठित करने की बात आई है, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट पेपर में किसी न किसी पेपर में तो जरूर बनेगा, चाहे इसमें बन जाए, और सबसे ज़्यादा चांसेस इसके फर्स्ट पेपर में बनने के हैं, और 100% ये बनेगा। कोठारी आयोग से क्वेश्चन आना ही आना है ना। तो गठित कब किया गया था? 1964। गठन की बात करी जा रही है। फिर है योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? तो जो योगात्मक मूल्यांकन है वो शिक्षण इकाई के अंत में, ठीक है, मतलब लास्ट में जो वार्षिक परीक्षा होती है ना, अभी हमने बताया भी था, वो एग्जाम्पल किसका होता है? योगात्मक मूल्यांकन का होता है। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह छात्रों को औपचारिक, शैक्षिक, निरौपचारिक शैक्षिक उपलब्धियों का सही परीक्षण करता है। ठीक, मूल्यांकन क्या है? निरंतर चलने वाली। तो ये भी ऑप्शन में दिया जा सकता है मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन बनेगा वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फिलहाल ये बन सकता है। फिर यह छात्रों को औपचारिक, शैक्षणिक, निरौपचारिक शैक्षिक उपलब्धियों का सही परीक्षण करता है। तो यह परिभाषा पूछी गई है, किसकी है? मोफात की यह परिभाषा है। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। इंटर्नशिप का जो चैप्टर था, इंटर्न का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इंटर्न का शाब्दिक अर्थ है कैद। ठीक है, क्या है? कैद। किस अवधि में सीखी गई मूलभूत सामग्री उनके भविष्य निर्माण में सहायक होती है? तो ठीक है, भविष्य निर्माण में जो सामग्री सहायक होती है, जो हमने मूलभूत मतलब ऐसी सामग्री जो किस अवस्था में सीखी और भविष्य में आगे काम दे, तो इंटर्नशिप में सीखी जाती है जो चीज़ें है ना, वो हमारे भविष्य में काफ़ी जो है मतलब व्यवसाय करने में हो या कोई भी चीज़, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसके निर्माण में सहायक होती है इंटर्नशिप। नेक्स्ट है व्यवसाय का पहला चरण। तो देखिए व्यवसाय का पहला चरण भी इसीलिए कहा जाता है इंटर्नशिप को। ठीक है, इंटर्नशिप को व्यवसाय का पहला चरण इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इंटर्नशिप में जो हम लोग सीखते हैं वो आगे हमारे लिए बहुत ही लाभदायक चीज़ें होती हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। किसी भी व्यवसाय हेतु दक्षता प्राप्त करने के लिए किसका होना आवश्यक है? चाहे कोई भी व्यवसाय हो, अगर उसमें आप भाई दक्ष बनना, दक्ष मतलब आप परफेक्ट बनना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे से व्यवसाय चल जाए, है ना, तो ऐसा करने के लिए किस चीज़ का होना आवश्यक है? किसका होना आवश्यक है? कौशल का। कौन से कौशल? भाई आपकी बात करें तो आप एक शिक्षक की ओर बनने की ओर अग्रसर हैं। ठीक, तो जैसे होता है ना शिक्षण कौशल, आपके अंदर कौन से होने चाहिए? शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल मतलब जब बच्चे को आप पढ़ाते हैं तो कौन कौन से कौशल प्रयोग किए जाते हैं ना, उन सब की जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि आपने बीएड में उम्मीद करता हूँ सीख भी लिया है। ठीक, तो इन कौशलों की जानकारी जिस तरीके से शिक्षण में होती है उसी तरह अन्य व्यवसायों में भी जो व्यवसाय आप करना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति करना चाहता है, अगर उसकी स्किल नहीं होगी तो वो उस व्यवसाय में दक्ष नहीं बन सकता। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को सामान्यतः कहा जाता है। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, हाँ एक यह चीज़ याद आई, हमने रेंज बताई थी, है ना, तो रेंज जो होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू होता है। ठीक है, उसमें बुक में क्या दिया था? +1 करके, जो कि गलत दिया गया था, है ना, तो वो चीज़ गलत है। रेंज क्या होती है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। अब वो आंकड़ा दिया जा सकता है कोई भी, और रेंज निकालने के लिए या प्रसार निकालने के लिए पूछा भी जा सकता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? एवरेज, मतलब औसत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में हम जिसको औसत कहते हैं, औसत कहते हैं ना भाई, औसत कैसे निकालते हैं? ऊपर कोई भी जो नंबर दिए होते हैं उनको प्लस 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 करते जाते हैं, और नीचे हम उस नंबर का कितनी बार है नंबर,
5 नंबर हैं तो 5, 6 नंबर हैं तो 6, बाद में इसको प्लस करके हम इससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एवरेज भी ऐसे निकाला जाता है, और वही चीज़ यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की बात की गई है, उसे औसत कहा जाता है। ठीक, फिलहाल अब जैसे हमने बताया था ये मध्यमान वैसे निकाला जाता है, एवरेज भी मध्यमान। चलिए आगे बढ़ेंगे। सांख्यिकी में औसत का अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है, ये दोनों क्वेश्चन फिलहाल एक दूसरे से संबंधित हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को औसत कहते हैं। फिर 80 नंबर, किसने कहा है केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो कि सारे आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। तो किसने कहा है, रॉस ने बोला है कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान होते हैं सारे आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करते हैं। सम अंकों का गुरुत्व केंद्र, सम अंक मतलब कई सारे अंक दिए हों तो उसका गुरुत्व केंद्र क्या होता है, मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान कैसे निकाला जाता है हमने आपको बता दिया है, एक वीडियो हमने माध्य माध्यिका बहुलक के ऊपर बनाया है। फिलहाल अगर कोई डाउट है इसमें, ठीक है, तो आगे कमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक मेरे हिसाब से मैं लास्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ सेकंड पेपर की, क्योंकि सारा कोर्स हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ऑब्जेक्टिव में कुछ क्लासेस डिस्क्रिप्टिव भी हुई थी, ठीक है, तो जो देखना चाहें प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और जाकर देख सकते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं, है ना, पहली बार वीडियो देख रहे हैं हमारा, तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि आगे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ पर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे शुद्ध मान। तो सबसे शुद्ध मान ये इंपॉर्टेंट, देखिए इसमें अगर क्वेश्चन बनेगा तो मध्यमान से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। जितना चांसेस मध्यमान से 50% मध्यमान से चांसेस रहेंगे और 50% आपके माध्यिका और बहुलक से चांसेस रहेंगे। ठीक, और यहाँ पर आपके 4-5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और सॉल्व करने के लिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है सॉल्व करने के लिए है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए जिनको प्रॉब्लम है एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। ये एक आंकड़ा दिया गया है, इसका मध्यमान ज्ञात कीजिए और बहुलक भी, मतलब हमने क्वेश्चन शॉर्ट में लिख दिया है मध्यमान और बहुलक। तो बहुलक सबसे ईजी है। देखिए मध्यमान निकालने के जो क्वेश्चन के टाइप होते हैं 3 तरीके से होते हैं, लेकिन आपको पहला तरीका ही आना चाहिए, क्योंकि जो लोग मैथ में मतलब एकदम मतलब कम उनकी पकड़ है तो वो पहला ही तरीका सीख लें, ज़्यादा बेटर है। और जिन्हें थोड़ा बहुत पकड़ है मैथ पर वो तो ऑलरेडी सीख चुके होंगे ये चीज़, है ना। तो 2 और तरीके जो होते हैं, इम्पॉर्टेंट आपके लिए पहला ही तरीका बनेगा। क्या कैसे निकाला जाता है मध्यमान, तो सबसे पहले हम देखेंगे मध्यमान कैसे निकालेंगे। इनको क्या करेंगे, सबसे पहले हम जोड़ देंगे, चाहे यहीं पर डायरेक्ट जोड़ लीजिए प्लस लगा के, चाहे अलग प्लस लगा के लिखिए, है ना। तो हम जोड़ लेते हैं डायरेक्ट। भाई अगर हम जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, अगर इकाई अंक को जोड़ना चाहते हैं तो ऐसे जोड़िए, 2 3 5 3 8 8 16, 16 3 19 और 19 9 होता है 28। 28 में क्या लिखेंगे 8, कैरी आएगा 2। फिर है 1 1 2 3 4 5 6 7 7 2 9, मतलब 98 आया। और अपॉन में हम क्या करेंगे, अब कितने नंबर हैं, है ना, तो कितने नंबर हैं वो देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर हैं, तो बटे में क्या रखेंगे 8। अब हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 8 एकम 8 ऐसे आएगा। फिर यहाँ पर 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, है ना। फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 2 में 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 दूनी 16, तो ऐसे जाएगा आगे। तो ये आपका निकल आया क्या, मध्यमान। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। हाँ, बहुलक रह गया। बहुलक कैसे निकाला जाता है, बहुलक बहुत ही सिंपल है। बहुलक मतलब बहुत जो हो, बहुत ज़्यादा जो हो संख्याएं, कौन से हैं, देखिए यहाँ पर 10 2 बार है, 12 कितनी 1 ही बार है, 13 3 बार है। तो जो संख्या सबसे, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 3 बार है 13 की, तो बहुलक क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक, ये चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन माध्यिका ज्ञात करने के लिए पूछा गया, तो इसको भी चलिए हम सॉल्व करके दिखा दें। माध्यिका कैसे निकालनी है, तो माध्यिका या मध्यांक, ठीक है, 2 नाम हैं इनके, हमने देखिए अगले क्वेश्चन में नाम भी लिखे हैं। बहुलांक को बहुलक कहते हैं, मध्यमान को माध्य भी कहते हैं और मध्यांक को माध्यिका।
तो कोई भी नाम देकर पूछा जा सकता है। तो चलिए कैसे निकालना है माध्यिका। सबसे पहले इनको हम आरोही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। कैसे? सबसे छोटा नंबर, अब असेंडिंग ऑर्डर तो आता ही होगा आरोह, और आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जिसे अवरोही बोलते हैं। ठीक, तो चलिए हम किसी में भी कर सकते हैं। 2 3 4, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, 4 हो गया, 2 3 4, फिर क्या है 6 7 8, आरोही क्रम में हमने ले लिया। देखिए इसके दो फॉर्मूले होते हैं। अगर ये जो आपको नंबर दिए हैं इनकी संख्या 6 है, 6 मतलब 6 सम है तो दूसरा फॉर्मूला, विषम है तो दूसरा। लेकिन जिनको फार्मूला याद है उनको तो ऑलरेडी समझ में आ ही गया होगा, जिनको नहीं याद है उनको फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। सिंपल तरीका हम बता रहे हैं, सबसे सिंपल, जिसमें फार्मूला का कोई काम नहीं है। तो कैसे निकालें माध्यिका? माध्यिका मतलब मध्य की संख्याएं पहले पकड़िए, लेकिन आरोही क्रम में सजाने के बाद। मध्य की संख्याएं कौन सी हैं भाई? इधर की 2 संख्याएं गायब कर दो, इधर की 2 संख्याएं गायब कर दो, बची 2। अगर यहाँ पर 3 संख्याएं होती बीच में, मतलब एक और कोई संख्या होती, तो 6 और 4 को भी कट कर देते, बीच की एक संख्या जो बचती वही हमारा आंसर हो जाता। ठीक, लेकिन यहाँ 2 संख्याएं हैं, तो क्या है दिक्कत यहाँ पर? अब दिक्कत ये है कि हम क्या करेंगे, 4 + 6 करेंगे। 4 + 6 करके दोनों को हम 2 से भाग दे देंगे, तो 6 4 10 बटा में 5, तो 5 दूनी 10। माध्यिका कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गया ना माध्यिका कैसे निकालनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए कुछ कट गया है, ये ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन, मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में 3 चीज़ें हैं और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और ऊपर जो हमने माध्यिका, माध्य, बहुलक, 3 चीज़ें निकालने में आपके 2 क्वेश्चन तो 100% आएंगे निकालने में लिए। ठीक है, तो 2 नंबर अपने पक्के कर लीजिए। बहुत ही बस 2-3 चीज़ें तैयार करनी है। फिलहाल यहाँ पर अब देखेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ये तीनों होते हैं। इसका क्वेश्चन जो बनेगा वो नहीं के रूप में बनेगा। ठीक, कि कौन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में नहीं आता, तो ये तीनों पहचानने आपको। एक नहीं आएगा, जो अलग से दिया होगा उसे आप पहचानेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। शिक्षा तथा मनोविज्ञान में कार्य कारण संबंधों को समझा जा सकता है, तो कौन से संबंध द्वारा? सिद्धांत, सह संबंध सिद्धांत। नेक्स्ट है, यदि एक चर को घटा देने से दूसरी चर राशि भी घट जाती है तो दोनों के बीच संबंध कैसा होगा? भाई एक के घटाने पर अगर दूसरी घट रही है तो धनात्मक संबंध। अब यहाँ आप ये मत समझिए कि धनात्मक का मतलब तो प्लस होता है, प्लस का मतलब जब बढ़ेंगे तभी धनात्मक होगा। तो यहाँ पर कंसेप्ट माइंड में आपके क्लियर होना चाहिए। ठीक, धनात्मक का मतलब ये एक जिस दिशा में चाहे वो ऊपर जाए तो दूसरा भी जाए, तो यहाँ संबंध की बात हो रही, मतलब इसके साथ ये भी जा रहा है, इसका सपोर्ट कर रहा है, प्लस में कर रहा है, मतलब इसको सपोर्ट कर रहा है, तो क्या होगा? धनात्मक होगा। अब चाहे वो नीचे कुएं में जाए चाहे ऊपर पहाड़ पर जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। क्यों का अर्थ है, क्यों का अर्थ क्या है? 25वां प्रतिशतांक। ठीक है, क्यों का अर्थ क्या है? 25वां प्रतिशतांक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्यों से देखिए क्या याद रखना है, क्यू फॉर क्या होता है? क्वार्टर होता है, मान लीजिए क्वार्टर होता है। ठीक, तो अब क्वार्टर का मतलब क्या होगा? 1/4 ही होगा, और 1/4 क्या होता है? 25वां प्रतिशत अंक होता है ना, तो सिंपल है। अब यहाँ पर देखना है, ये चीज़ कटा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। P30 का अर्थ है, P30 नीचे के 30% अंक। अब आपको हमने एक बताया था शतांक, हो सकता है समझ में ना आया हो, शतांक के बारे में। ठीक, तो शतांक जिसे क्या कहते हैं? परसेंटाइल कहते हैं, कुछ लोग जानते भी होंगे, परसेंटाइल कहते हैं इंग्लिश में से। और ये क्या होता है? ठीक, तो पहले सिंपल समझ लीजिए। एक होता है प्रतिशत, मान लीजिए क्लास में 100 विद्यार्थी हैं, मान लीजिए 100 विद्यार्थी हैं। ठीक, अब उसमें से मान लीजिए आप उनमें से एक हैं और आपके परसेंटेज कितने आए? 65% आए। ठीक, 65 आपका परसेंटेज है, ना कि परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या होता है? ठीक, अब आपके परसेंटेज 65 हैं
मान लीजिए क्लास में 100 बच्चों में से 70 बच्चों के 65 से कम अंक आए हैं। कितने? 70% बच्चों के। कितने? 70% को आपने पीछे छोड़ दिया। ठीक, अब बाकी के जो बच रहे हैं 30%, वो क्या होंगे? वो इससे ज़्यादा हैं या आपको मिला के आपसे ऊपर हो रहे हैं। ठीक, तो अब क्या होगा, यहाँ पर आपका परसेंटाइल क्या बनेगा कि कितने लोगों को आपने पीछे छोड़ दिया। ठीक, मतलब ये आपके परसेंटेज पे डिपेंड नहीं है, ये है कि क्लास में कितने लोगों से आप आगे हैं। ठीक, वो होता है परसेंटाइल या शतांक। ठीक, तो चलिए क्लियर हो गया होगा। तो P30 का मान है मतलब कि 30% से नीचे अंक जितने लोगों के हैं उसे कहते हैं P30। P मतलब परसेंटाइल 30। ठीक, P जहाँ जहाँ लिखा है परसेंटाइल समझ जाइए। नेक्स्ट है एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। पुस्तक किसने लिखी? तो क्रॉनबैक ने पुस्तक लिखी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्यमान का सूत्र है। अब देखिए यहाँ मध्यमान का सूत्र एक नहीं है, सूत्र तो इसके 3 हैं, लेकिन मेन आपको याद रखना है सिग्मा x अपॉन n। इसका देखिए कंसेप्ट क्या होता है, ऊपर सिग्मा मतलब योग का सिंबल होता है, x मतलब जो पद होते हैं ना कई सारे, ठीक, उनका जो है योग, और नीचे उनकी संख्या कितने पद हैं। अब सिग्मा fx मतलब और लगा के हमने fx भी लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है? fx में जब फ्रिक्वेंसी अलग दी हो, x अलग दिया हो, ठीक, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, फिर निकलता है fx। उसका टोटल करके हम निकालते हैं और नीचे क्या लिख देते हैं? नंबर ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ नेक्स्ट है, देखिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेस है और इसे याद कर लीजिएगा। तीनों में संबंध अगर पूछे, ठीक है, ये संबंध इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मोड, ठीक है, ये मीन है और ये मीडियन है। शॉर्ट में हमने इंग्लिश में लिख दिया। ये मोड है जिसे बहुलक कहते हैं, बहुलांक कहते हैं। ये मीडियन है, ये मीन है। ठीक, ये मध्यमान है, ये मध्यांक है और ये बहुलक। ठीक, तो इसमें आपका क्या ऐसे भी इधर भी पूछा जा सकता है, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड को कर देगा, और भाई क्योंकि इसको हम अगर इस इधर ले जाएंगे वापस तो माइनस में होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो सकता है 2 मोड या 2 मीन। ऐसे भी बना के कुछ पूछा जा सकता है। फिलहाल जिनको मैथ थोड़ी सी भी अगर आती है ना, तो ये चीज़ समझ रहे होंगे कि इधर से LHS को RHS में सेंड करेंगे, है ना, लेफ्ट साइड से, तो ये सब क्या चिन्हों में परिवर्तन होते हैं पता होगा। अगला क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है? तो जो निदानात्मक परीक्षण जानते ही हैं, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। अगला है, मैथेटिक्स शब्द का अर्थ क्या है? सीखना है। फिर है 95, अभिक्रमित अधिगम शिक्षण की कला तथा विज्ञान है। यह कथन किसका है? स्किनर का है। तो ये कथन है, अभिक्रमित की बात आए तो यहाँ पर। किस प्रतिमान का दृष्टिकोण लोकतांत्रिक है? तो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण किसका है? जमीनी प्रतिमान का। फिर अस्पृश्यता किस अनुच्छेद से संबंधित है? अस्पृश्यता जो कि समानता के अधिकार में आता है, आर्टिकल 17 से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? तो कानूनी अधिकार कब बनाया गया? 1978, 44वां जो है अमेंडमेंट हुआ था। ये अभी ऊपर हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अध्यापक किसके रूप में कार्य करता है? किसके रूप में? पथ प्रदर्शक के रूप में। देखिए हो सकता है यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो गए हों, क्योंकि बनाने में थोड़ा सा माइंड इधर उधर हो सकता है ना, तो ये चीज़ होता है। अगला है लास्ट क्वेश्चन, है ना, अनुभवों तथा अनुक्रियाओं द्वारा व्यवहार में होने वाला सुधार ही अधिगम है। यह किसका कथन है? गेट्स का है। ठीक, यहाँ पर फिलहाल परिभाषा ये चांसेस नहीं आने के, लेकिन हमने इसलिए रखी क्योंकि काफ़ी फेमस परिभाषा है गेट्स की। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। कैसा लगा हो बता दीजिएगा, एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और लाइक नहीं किया तो अभी लाइक बटन को दबा दीजिए, और जो सब्सक्राइब वाला बटन है रेड वाला, है ना, कई लोगों को नहीं पता होगा, तो उसे दबा के काला कर दो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ठीक है। सेकंड पेपर के लिए जितना मुझसे हो सका मैंने आपको प्रोवाइड किया,
और अब आगे मिलेंगे थर्ड पेपर के वीडियो में, और फोर्थ पेपर के जो अभी आधा सिलेबस है हमारा उसको धीरे धीरे हम बीच बीच में डालते रहेंगे, तो उसको भी आप कवर करते रहिएगा। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।